नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी कानूनी जानकारी और सलाह देंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की संक्षिप्त नाम है सीपीसी। सिविल मामलों में जिन प्रक्रियाओं को न्यायालय द्वारा अपनाया जाता है उनकी ही इस संहिता में समाहित किया गया है। आज यहाँ पर हम आपको सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बारे में वो सब बताएंगे जिसके अनुसार कोर्ट में मुकदमों की प्रक्रिया चलती है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सिविल प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया की अपेक्षा थोड़ी कठिन होती है। इस संहिता में व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है कि कोई भी मुकदमा किस प्रकार प्रारंभ होकर समाप्ति तक जाएगा। दीवानी मसलों को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वो सारे कानूनी विवाद जिनका संबंध फौजदारी मामलों से न होकर दीवानी मामलों में कहा जाता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता रवि कुमार जी। आप सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो कि है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01206127 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इनमें से आप नंबर पर कॉल करके जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी हुई वो आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान रवि जी कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता आखिरकार होती क्या है, क्या इसका मतलब है? ये सिविल प्रक्रिया संहिता वो प्रॉपर्टी रिलेटेड और जो सिविल राइट्स है उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सुलझाने के लिए कोडिफाइड किया गया है जी। तो ये तो प्रक्रिया थी रवि कुमार जी। अगर हम बात करें दीवानी मुकदमों की तो दीवानी मुकदमों में मुद्दे क्या होते हैं, कौन कौन से अहम मुद्दे होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे मसले इसके अंतर्गत आ सकते हैं? दीवानी मामलों में मुख्यतः संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद या और भी कोई डिक्लेरेशन जैसे किसी नोटिफिकेशन का घोषणा हो कि यह कानून सम्मत नहीं है तो उसकी घोषणा भी डिक्लेरेशन करता है कोर्ट। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं जी और बहुत ही विस्तृत दायरा है। ठीक है, और हम चाहते हैं रवि कुमार जी विस्तृत दायरा है और इसीलिए आज का जो खास कार्यक्रम है ताकि आप विस्तार से जो है संपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सकें। आपसे हम दीवानी मुकदमों के बारे में अब जानना चाहेंगे। जो मुद्दे हैं उसमें उसको आकार देने का उद्देश्य क्या होता है, विस्तार से जरा आप डिस्क्राइब कीजिए कि क्या कुछ इसका मुख्य मोटिव रहता है। मुकदमों को आकार देने का मतलब है कि दो पक्षों के बीच में जो विवाद है उस विवाद को किस तरह से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुकदमों को आकार देने के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में यह बताया किस तरीके से मुकदमों को सेट आउट किया जाएगा, इस तरीके से उसको संक्षेप में बताया जाए ताकि माननीय न्यायालय विवाद के अंतिम बिंदु तक पहुंच पाए कि आखिर क्या है, विवाद का विषय क्या है और सच्चाई क्या है। जी। इसके अलावा रवि कुमार जी किसी भी जो दीवानी मुकदमे की सुनवाई होती है उसकी प्रक्रिया हम आपसे समझना चाहेंगे। वो प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जो है उसके अंतर्गत सुनवाई हो पाती है? सर्वप्रथम तो प्लेट बना के जो भी वाद दाखिल किया जाता है फिर न्यायालय पे विचार करते हैं कि वाद चलने योग्य है या नहीं। अगर उसे लगता है कि इस पे विचार करना लॉपुट कानून सम्मत है तो उसमें जो विपक्षी होते हैं उनको समन इशू किया जाता है कि आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों और अपना आप उत्तर पत्र दाखिल करें, जिनको इंग्लिश में हम लोग रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और रिटन स्टेटमेंट वो प्रस्तुत करते हैं। उसके लिए 90 दिनों की समय सीमा मैक्सिमम रखी गई है। प्रथमतः उन्हें 30 दिनों के अंदर में अपना उत्तर पत्र दाखिल करना होता है और उस 30 दिनों की सीमा को न्यायालय 90 दिनों तक बढ़ा सकता है।
और फिर वो अपना उत्तर पत्र दाखिल करते हैं। उत्तर पत्र और जो वाद पत्र पे विचार करते हुए न्यायालय मुद्दों का निर्धारण करती है कि विवाद के मुद्दे क्या हैं, इशूज क्या हैं, और उसके बाद दोनों पक्ष के जो कागजात होते हैं, कागजात अगर दूसरा पक्ष उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ इस डॉक्यूमेंट को मैं मानता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको प्रूव करना पड़ता है। और उसके लिए जो गवाह है वो उसको आकर अपना प्रूव करते हैं कि उसकी उस डॉक्यूमेंट की क्या रिलेवेंसी है। और जब गवाहियां जब पूरी हो जाती हैं या कोई अगर कोई और भी बातें करनी हो गवाह को जो कि उस मुकदमे के लिए उपयुक्त हो, तो वो भी वो न्यायालय को बता सकता है। और उसके बाद दोनों पक्षों की गवाहियां पूरी होने के बाद आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट समाप्त होने के बाद फिर न्यायालय उस पर अपना जजमेंट देती है। जी ठीक है, तो ये तो पूरी जो प्रक्रिया है वो रही। अगर हम यहाँ पर रवि कुमार जी बात गवाहों की करें तो गवाहों को बुलाने का जो तरीका होता है वो इसके अंतर्गत क्या होता है, कैसे उन गवाहों को बुलाया जाता है, क्या इसमें पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है? कुछ गवाह जो जैसे सपोज की जो वादी है उसने अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से बताया कि इतने हमारे गवाह हैं जी। कुछ गवाह जो उनके संपर्क वो वादी खुद प्रस्तुत करते हैं कि फला तारीख को न्यायालय और आपकी गवाही होगी। आप कुछ मामले हैं जिसमें आधिकारिक गवाह होते हैं, जैसे कोई अधिकारी हो या कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने वाला कोई और भी अथॉरिटी हो, तो उसे न्यायालय के द्वारा समन इशू किया जाता है कि आप इस मुकदमे में आके अपना पक्ष बताएं कि यह डॉक्यूमेंट क्या है या वस्तु स्थिति क्या है। समन के द्वारा उनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो समन के साथ ही जो है उन सबको बुलाया जाता है। अगर हम बात करें स्थगन आदेश की तो वो क्या है, उसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। न्यायालय की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करने की क्या प्रक्रिया है इसमें? मूलतः सिविल मामलों में स्थगन के लिए इंजंक्शन का आवेदन दिया जाता है, निषेधाज्ञा का आवेदन दिया जाता है जी। और उसमें मुख्यतः कोर्ट 3 मुद्दे पे विचार करती है। पहला देखती है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं स्थगन आदेश पारित करने का, और दूसरा देखती है कि वो कितना मतलब तर्कसंगत होगा, न्याय संगत होगा कि जिससे दूसरे पक्ष को हानि न हो। और जो वादी है या जो भी प्रतिवादी भी निषेधाज्ञा का कभी कभी मांग करते हैं कि उनको ऐसी क्षति न हो विलंब करने से, इसलिए निषेधाज्ञा का कानून, निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने विस्तार से जानकारी दी इस बारे में। अगर दर्शकों का कोई भी सवाल है तो वो भी कार्यक्रम में लगातार जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और जो भी आप अधिवक्ता से जानना चाहते हैं, कोई भी आप लीगल हेल्पलाइन लेना चाहते हैं, तो जरूर आप इस कार्यक्रम में जुड़कर लीगल सलाह ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रवि कुमार जी, बात करते हैं समन की। जो समन भेजने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, वो पूरी प्रक्रिया आपसे हम समझना चाहेंगे। कैसे जो है किसी को समन भेजा जा सकता है? जैसा मैंने पहले बताया कि कोई वाद पत्र दाखिल करता है और वाद पत्र को स्वीकार करने के बाद न्यायालय प्रतिवादी को जो नोटिस देने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही समन कहा जाता है। कि कोर्ट ने उसे समन किया कि आप कोर्ट के समक्ष आए और अपना वाद पत्र अपना उत्तर पत्र प्रस्तुत करें जी। तो उसके लिए समन और समन को सर्विस होना बहुत ही जरूरी है। प्रतिवादी को बिना समन के सर्विस हुए उसके कई एक तरीके हैं। पहले तो न्यायालय के द्वारा न्यायालय के जो कर्मचारी हैं वो लेकर जाते हैं, या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। उस पर अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यूज पेपर्स में उसे पब्लिश भी किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपने जानकारी दी है कि कैसे जो है समन भेजा जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है। और प्रतिवादी की ही जब हम बात करें तो प्रतिवादी को कितने समय के भीतर जो है लिखित जवाब देना होता है, कितना उसको इसमें टाइम मिल पाता है, कैसे वो अपना जो लिखित जवाब है वो कैसे दे पाता है?
जिस तरीके से वाद पत्र बनता है उसी तरीके से एक ब्रीफ, वो रिटन स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसे उत्तर पत्र हम कहते हैं। वो या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब है उसके मुताबिक वो रिटन स्टेटमेंट बनाकर और 30 दिनों के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई भी विलंब का कारण हो या और भी समय चाहिए तो न्यायालय से अनुरोध करेगा, न्यायालय उसके लिए उन्हें 90 दिन तक समय सीमा बढ़ा सकता है। 90 दिनों तक? हाँ जी, 90 दिनों तक। और अगर कुछ इस दौरान रवि कुमार जी वो नहीं, अगर 90 दिनों के अंदर अंदर ये अगर भेज पाता है लिखित जवाब, तो उसके अगेंस्ट क्या कुछ कार्रवाई होगी फिर कानूनी? हाँ, तो उस पे अगर वादी न्यायालय से प्रार्थना करता है तो उन्हें उपयुक्त मौका दिया गया और उन्होंने अपने मौके का इस्तेमाल नहीं किया और जवाब देना नहीं चाहते हैं और सिर्फ मुकदमे को विलंबित करने का उद्देश्य उनका है, तो वैसी स्थिति में न्यायालय उनको उत्तर पत्र दाखिल करने से वंचित भी कर सकती है और प्लेंट पे वो विचार करना प्रारंभ कर सकती है। मतलब 90 दिनों का आपको समय मिलता है और अगर आपको और समय चाहिए तो वाजिब इसके लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपको समय मिल पाएगा। सिविल प्रोसीजर में 90 दिन का ही समय प्रिस्क्राइब है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के द्वारा कुछ मामले ऐसे दिए गए हैं कि न्याय हित में वह 90 दिन की सीमा के बाद भी उसे दाखिल देने की विशेष अनुमति दी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत जजमेंट या फिर उसके अंतर्गत चीजें आती हैं। हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं क्या सवाल है उनका। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। शायद आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, फिर से कोशिश कीजिएगा आप कार्यक्रम में जुड़ने की। टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। आप दीवानी मुकदमों से जुड़े या फिर कोई भी जो आप जानकारी लेना चाहते हैं कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। रवि जी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जजमेंट की कॉपी के बारे में अब हम आपसे जानना चाहेंगे, उसको लेने की जो न्यायालय में प्रक्रिया है वो क्या है सर? जी, जजमेंट की कॉपी के लिए जो वादी या प्रतिवादी है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसको भर के सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय से मिलती है, उसके लिए अप्लाई करता है और उसके कुछ शुल्क होते हैं। वो शुल्क वो प्रेस्क्राइब्ड है, उसको वक्त वक्त पे कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन निकलता है कि इतने वैल्यू का उस पे स्टाम्प पेएबल है या कहीं कहीं पे नगद भी भुगतान परमिटेड होता है। उसको करके और उन्हें प्रमाणित कॉपी दी जाती है और एविडेंस एक्ट में उस प्रमाणित कॉपी का वैल्यू है, उसे जजमेंट के बराबर माना जाता है। जी। एक कॉलर प्रदीप जैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी पूछिए, सवाल क्या है आपका, क्या जानकारी चाहते हैं? हेलो। हाँ प्रदीप जी आवाज मिल रही है, थोड़ा आप लाउड करके बोलिए और पूछिए सवाल। मिल रही है। इसमें एक केस है, वहाँ पे चला हुआ मेरे पे लखनऊ में। हाँ जी। तो वो रिलेशन में है जिन्होंने डाला है, फर्जी सिग्नेचर का है, तो मैंने रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है कोर्ट में। तो उसमें कैसे क्या मैं आगे कार्रवाई कर सकता हूँ? प्रदीप जी किस चीज में रिपोर्ट आपने दाखिल की है लखनऊ में? मैंने सिग्नेचर की है कि ये मेरे साइन नहीं है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था 2 साल, उसके बाद डेटे पड़ी तो अब मैंने दोबारा भी एक रिपोर्ट डाली है कि सिग्नेचर जो है ये मेरे फर्जी जैन के ना होकर इस आदमी के हैं जिसने किया है। बताएंगे कि वह रिपोर्ट किसने दाखिल किया है? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने? जी भेजा नहीं था। प्रदीप जी रिपोर्ट किसने दाखिल की है वो पूछ रहे हैं सर। है जी, रिपोर्ट किसने दाखिल की है? आपकी जो रिपोर्ट मैंने की है अभी मेरे वकील। अच्छा, आपने अपनी तरफ से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लेकर कोर्ट के सामने दाखिल किया होगा। अब कोर्ट उस पर विचार कर भी सकती है या किसी इंडिपेंडेंट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भी भेज सकती है, जो देखेंगे कि ये जो हस्ताक्षर है वो आपके द्वारा किया गया है या आपके जो एडमिटेड सिग्नेचर है उससे कितना मेल खाता है। अगर मेल नहीं खाता है तो उसके बाद उसके विरुद्ध वो क्रिमिनल
कार्रवाई करने के लिए न्यायालय आगे ऑर्डर करेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रदीप जी जो आपको बताया गया है वो आप कानूनी सलाह जरूर फॉलो करेंगे और उसके बाद आगे जो भी इसकी प्रक्रिया है उसको आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं रवि कुमार जी, अब जरा हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि कई बार लोगों का ये सवाल होता है और लोगों में ये बड़ी उत्सुकता होती है जानने के लिए कि क्या न्यायालय बिना बहस सुने भी कोई निर्णय सुना सकता है? नहीं, बिना बहस सुने हुए तो निर्णय सामान्यतः न्यायालय नहीं सुनाती है। लेकिन अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई जनहित का मामला है और उसमें वादी है, उसने वाद पत्र देकर और फिर उसने पैरवी करना बंद किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय खुद भी उस पर विचार कर सकती है या न्यायालय खुद उसमें किसी एमिकस क्यूरे एडवोकेट का भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है न्याय मित्र, कि आप बताइए इस मुकदमे में क्या विवाद है और उसके अनुसार वो इसमें फैसला दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अगर किसी कारणवश गवाह न्यायालय में पेश नहीं हो पाते तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? पहले तो न्यायालय उसको समन देती है और फिर न्यायालय उसको कंपेल भी कर सकती है, वारंट इशू कर सकती है कि उनको फोर्स करेगी कि आप आके कोर्ट के सामने ये बात को बताइए। अगर न्यायालय को प्रतीत होगा कि यह जो विटनेस से गवाह है वो बहुत ही आवश्यक है और जानबूझकर वो उसमें प्रस्तुत नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में ही वारंट इशू किया जाता है। अगर दीवानी मामलों की हम बात करें सर, तो क्या ये जरूरी है कि कोई भी शख्स, कोई भी आम आदमी उसके लिए वकील हायर करे? वकील की आवश्यकता होती है क्या? जी नहीं, वकील हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वकील कानून के विशेषज्ञ होते हैं, वह किसी मुकदमे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जी। और अपने वकील के पक्ष में क्या क्या रिलीफ मिल सकता है उनको, उसको दिलवाने के लिए जो भी कानूनी तरीके हैं उसको अपनाएंगे। इसलिए वकील रखना बेहतर होता है। अदरवाइज कोई बाध्यता नहीं है। जैसे समन इशू होने के बाद अगर डिफेंडेंट चाहे तो वकील नहीं रख सकता है, वो खुद भी अपनी पैरवी कर सकता है। अगर जब हम मुकदमों की बात करें तो मुकदमों की सुनवाई के समय अगर वादी उपस्थित ना हो तो मुकदमों का क्या होता है? क्या उन्हें रद्द कर दिया जाएगा या फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? क्या होता है ऐसे केसेस में? सामान्यतः 2-3 तारीख तक न्याय हित में न्यायालय उनको मौका देती है कि किसी कारणवश नहीं आ पाए किसी डेट को, या कभी डेट नोट होने में भूल हो जाती है कुछ। अगर न्यायालय को यह लगता है कि नहीं ये कोई इसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ी है, तो कभी कभी न्यायालय उसमें उनके जो अधिवक्ता होते हैं उन्हें भी नोटिस, कोर्ट के द्वारा कोर्ट नोटिस होता है कि आप इसमें क्यों नहीं उपस्थित हो रहे, आप आए। और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आते हैं तो वैसे मामले को कोर्ट डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देता है, यह लिखते हुए कि वह लगता है न्यायालय इस मुकदमे को आगे चलाने में उत्सुक नहीं है, इसलिए इसे डिसमिस इन डिफॉल्ट किया जाए। ठीक है, और एक और सवाल आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे, अगर वादी कोर्ट फीस या फिर पोस्टल चार्ज नहीं दे पा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर वो असमर्थ है ये सब देने के लिए? तो पहले तो कोर्ट फी का स्टेज शुरू में ही आता है, जो वाद पत्र फाइल होता है उसी समय, विचार करने के समय ही। तो अगर वो कोर्ट फी नहीं दिया है डायरेक्शन के बाद, तो कोर्ट उसके वाद पत्र को, क्लेम्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर न्यायालय को ऐसा महसूस होता है कि वह बिल्कुल ही पाउपर हो चुका है, तो वैसी स्थिति में वो लीगल एड सर्विसेज की स्थापना की गई है हर न्यायालय में, क्योंकि यह कानून में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय से वंचित न रह पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि न्याय जरूरी है और अगर किसी भी कारणवश कोई मजबूरी होती है तो उसके लिए भी समाधान है। बिल्कुल, बहुत तमाम जानकारी आज आपने साझा की है हमारे साथ। रवि जी, बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका, आप हमारे साथ जुड़े और दीवानी केसेस को लेकर तमाम जानकारी जो है हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।